नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज आप देख रहे होंगे कि हमारी क्लास थोड़ी जो है मॉडर्न लग रही है और उस क्लास के अंदर हम आपके सामने एक नक्शा लेकर आए हैं। नक्शा जो है वह आपको मदद करेगा वास्तविक स्थिति दर्शाने के लिए। नक्शा जो है वो प्राकृतिक है, जिसके अंदर आप जो है महाद्वीप देख पा रहे हैं। इन महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप देख पा रहे हैं। इसका बेसिकली आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो जो है वह आधुनिक भारत की जो है शुरुआत करते हुए बना रहे हैं। अब आधुनिक भारत के लिए विश्व का मानचित्र रखने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि आधुनिक भारत जो है उसकी शुरुआत हम 1707 औरंगजेब की मृत्यु से जो है मानते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल जो शासन है उसका पतन माना गया है और मुगल शासन के पतन के साथ यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यह आधुनिक भारत की शुरुआत मानी गई है। आधुनिक भारत की शुरुआत के अंदर यूरोपीय कंपनियां, जिनमें पुर्तगाली, डच, डेनिश या फ्रांसीसी कंपनियां और अंग्रेज ब्रिटिश कंपनियां भारत में आईं और इन कंपनियों में भारत में व्यापार करना शुरू किया। तो भारत के अंदर जो व्यापार करने ये कंपनियां आ रही हैं, इनका उद्देश्य क्या है? मैंने सबसे जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि क्या आवश्यकता पड़ी इससे पहले प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत के अंदर तो हम कहीं इन कंपनियों का जिक्र नहीं कर रहे थे। उत्तर भारत या आधुनिक भारत के अंदर ही इन कंपनियों की शुरुआत क्यों है? और हम थोड़ा अगर इसमें फ्लैशबैक में जाते हैं या पीछे की हिस्ट्री में जाते हैं तो देखते हैं कि अकबर के समय जो है सर्वप्रथम इन्होंने ब्रिटिश कंपनियों ने आने की और व्यापार करने की शुरुआत की और जहांगीर से विधिवत रूप में इन कंपनियों ने भारत में व्यापार करना शुरू किया। अब इन कंपनियों के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप बोर्ड में देखेंगे और यहाँ एक बिंदु आपको दिखाई देगा जिसका नाम है इस्तांबुल। अगर आप नक्शे की बात करेंगे तो नक्शे के अंदर जहां ये देखो अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ जहां भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर के अंदर आपको एक जगह दिखाई देगी जिसे अब इस्तांबुल कह रहे हैं। तो इससे अगर आप एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचेंगे तो इस रेखा के जो दाएं तरफ वाला हिस्सा है यह आप रोमन साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा या पूर्वी रोमन साम्राज्य, और इसके जो बाईं तरफ वाला हिस्सा है इसे पश्चिमी रोमन साम्राज्य कह सकते हैं। अब इन पश्चिमी रोमन साम्राज्य या पूर्वी रोमन साम्राज्य का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास के अंदर रोमन साम्राज्य का पतन और पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की यही शुरुआत एक बिंदु है भारत के लिए, भारत की या भौगोलिक खोजों के लिए। और ये भौगोलिक खोज ही है जो भारत या अमेरिका को यूरोप के व्यापारी व्यापार करने के लिए खोज रहे हैं। तो दोबारा इस बिंदु को समझेंगे कि यहाँ जो एक इस्तांबुल है यह पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो है राजधानी रहा है और इधर वाला जो हिस्सा है जिसे हम जो है पश्चिमी रोमन साम्राज्य कह रहे हैं, इसकी राजधानी रोम है। यह जो दो भागों में बटा है, इसका कारण क्या है कि लगभग 477 ईस्वी एडी यानी कि ईस्वी के अंदर जर्मन जो है उन्होंने इस प्राचीन रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया और इसे विनष्ट कर दिया। और इधर जो है इसके लगभग 1000 वर्ष बाद में लगभग 1453 ईस्वी में जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, जिसकी राजधानी में यहाँ इस्तांबुल लिख रहा हूँ या इसे कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं, इस पर ओटोमन तुर्की साम्राज्य जो है या ओटोमन तुर्क लोगों का आक्रमण हुआ और ओटोमन तुर्क आक्रमणकारियों ने यहाँ की जो संस्कृति थी जिसे ईरानी जिसे हम जो है
यूनानी संस्कृति कह रहे हैं, इन संस्कृति को उन्होंने विनष्ट कर दिया। तो उन्होंने यहाँ पर जो है इस्लामिक संस्कृति की स्थापना करने की कोशिश की और इसी से जो है यह रोमन साम्राज्य विघटित हो गया। रोमन साम्राज्य विघटित होने से हुआ ये कि यह जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र यूरोपियन लोगों के या यूरोपियन व्यापारियों के जो है व्यापार के मार्ग के रूप में माना जाता था। ये यूरोपियन व्यापारियों के जो मार्ग जो है इन तुर्कों ने जब अवरुद्ध कर दिया, इसलिए उन्होंने नवीन देशों की खोज करनी चाहिए। और ये नवीन देशों की खोज जो भौगोलिक खोजों में गिनी जाती है, इनमें हम जो है अमेरिका या भारत इसकी खोज मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम बात करते हैं आधुनिक भारत की या आधुनिक विश्व की, तो अभी आप देख लीजिए कि 3rd ईयर के सिलेबस में आपको आधुनिक भारत के साथ में आधुनिक विश्व पढ़ाया जाता है। उसका कारण यह है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, साथ ही चलते हैं। साथ क्यों? क्योंकि पुनर्जागरण की शुरुआत लगभग 14वीं या 13वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में मानी गई है और इसके बाद में भारत में। और जो इस पुनर्जागरण है, इस पुनर्जागरण की शुरुआत जो है वह इस तुर्क इस्लामिक जो है आक्रमणकारियों के जब रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया गया, तो इससे जो है यहाँ पर पुनर्जागरण की शुरुआत मानी गई है। इसी से जो है भौगोलिक खोजों की शुरुआत मानी गई है और इसी से जो है व्यापार जो है वो बढ़ा, पूर्वी देशों की ओर यूरोपियन ने जो व्यापार बढ़ाया है, ये व्यापार जब जिन समुद्री मार्गों से बढ़ाया है, उन समुद्री मार्गों के चलते जो है अमेरिका की और भारत की खोज हुई है। तो विद्यार्थियों, इस नक्शे का आज यहाँ पर रखने का उद्देश्य यही है कि आपको एक फ्रेम समझ में आए कि क्यों यूरोपियन व्यापारी या यूरोपियन कंपनियां भारत में आ रही हैं व्यापार करने के लिए। इससे पहले तो कोई नहीं आया, इसलिए जो है हमने आज ये नक्शा रखा है। तो अब जब है इस नक्शे को हटाकर और बात करते हैं आधुनिक भारत की, तो एक बार जो है आधुनिक भारत का भी फ्रेम देख लेते हैं। सबसे पहले आधुनिक भारत, आधुनिक भारत की शुरुआत मानते हैं 1707 और यह समय जो है वह औरंगजेब की मृत्यु का माना जाता है। अब विद्यार्थियों, एक व्यक्ति की मृत्यु से जो है हिस्ट्री कैसे बदल रही है? हिस्ट्री इस प्रकार बदल रही है कि मुगल शासकों में अंतिम मुगल शासक यह है जिसने सत्ता को केंद्रीकृत करके रखा है। केंद्रीकृत सत्ता या शासन जिसने किया है, यह मुगलों में अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब रहा है। तो इसके लिए आपको जो है वह मुगल काल की जानकारी पूर्ण रूप से होनी आवश्यक है। मुगल काल, और मुगल काल के अंदर हम ये सेकेंड ईयर के कोर्स में पढ़ चुके हैं। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां, छठा औरंगजेब। इनका समय जो है वह आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बिना समय के आप जो है इन घटनाओं को याद लंबे समय तक नहीं रख पाओगे। 1530 से 1540, इसका दूसरा कार्यकाल 1555 भी माना जाता है। और इसके बाद जो है 1556 से 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1657 और 1658 से 1707।
यह मुगल काल है और ये 6 वो शासक हैं जिन शासकों के द्वारा जो है शासन लंबे समय तक, लगभग 200-250 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है और इन शासकों के द्वारा पूरे भारत को केंद्रीकृत करके रखा गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है जो शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं उनके द्वारा शासन को विघटित कर दिया जाता है और इस विघटन की प्रक्रिया में जो इनके वजीर या इनके अधीन सामंत रूप जो है रहे हैं उनके द्वारा जो है स्वतंत्र जो है शासन की स्थापना कर दी जाती है और इन्हें जो है वो क्षत्रिय शक्तियों के रूप में पढ़ते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में केंद्रीय सत्ता का विघटन है और केंद्रीय सत्ता का विघटन होने से क्षेत्रीय शक्तियों का उदय है। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, और इन क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के अंदर अलग अलग प्रांतों को पढ़ते हैं जिनमें नाम आता है कर्नाटक, जिनमें नाम आता है अवध, जिनमें नाम आता है मैसूर, इनमें नाम आता है आमेर या जयपुर, इनमें नाम आता है दक्कन और दक्कन जिसे हैदराबाद भी कहते हैं, इनमें नाम आता है बंगाल। तो इन के जो सामंत या सूबेदार थे जो इन प्रांतों को संभाल रहे थे औरंगजेब के अधीन, उनके द्वारा औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात यहाँ पर स्वतंत्र शासन की घोषणा कर दी जाती है और अब जो है यह इन दिल्ली के शासकों के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। तो एक घटना तो यह घट रही है और जब आप बात करते हो परवर्ती या उत्तरवर्ती मुगल शासकों की, तो इनमें जो है नाम गिनते हैं। जैसे एक नाम औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह, एक जहादार शाह, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, और अहमद शाह। आलमगीर, शाह आलम, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। इन्हें भी आप द्वितीय लगा सकते हैं क्योंकि ये उपाधियां इन मुगल शासकों के द्वारा धारण की जा चुकी है। इनका समय जो है यह भी आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। हिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट के साथ साथ में जब तक आप समय ध्यान में नहीं रखते हैं, आप बेसिकली उस घटना के समय से नहीं जुड़ पाते हैं और यह एक जो है बड़ी विडंबना है। और जिसके चलते आप जब कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर जो मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं उनमें जो है असफल हो जाते हैं, क्योंकि मिलान करने वाले जो प्रश्न हैं वह समय के अकॉर्डिंग या तिथि या काल क्रम के अकॉर्डिंग आपको जमाने होते हैं। और यह पैटर्न जो है वो आजकल लगभग बड़े एग्जामिनेशन में तो सब में ही और छोटे एग्जामिनेशन में भी आने लग गया है। तो इसीलिए जो है आप विद्यार्थियों हिस्ट्री के अगर विद्यार्थी हैं तो आपको डेटा प्लस कॉन्सेप्ट इन दोनों के ऊपर जो है अपनी पकड़ बनानी आवश्यक है। और मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो है वह सारी हिस्ट्री की डेट ही रटनी है।
लेकिन जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं जहाँ से हिस्ट्री जो है वो बदल रही है, जिन्हें आप मोड़ बिंदु भी कह सकते हैं, वहाँ डेट आपको याद करनी है। इनका समय जो है ये आप एक बार ज़रूर याद कीजिएगा। इसका 1800 कुछ पुस्तक में 1857 भी दिखाते हैं और 1862 इसकी मृत्यु मानी गई है। 1857 की क्रांति में शामिल है। तो विद्यार्थियों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जादर शाह 1712 से 1713, फरूख शाह 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह जो है, आपको डेट जो है ये क्लियर दिखाई दे रही होगी उम्मीद करता हूँ। और अहमद शाह 1748 1754, आलमगीर सेकंड 1754 से 1759, और उसके बाद में शाह आलम 59 से 1806, अकबर 1806 से 1837, और बहादुर शाह, जिसे बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं क्योंकि ये बहादुर शाह जफर के उपनाम से जो है शायरियाँ लिखता था। तो इन जो मुगल बादशाह है, इन मुगल बादशाह जो दिल्ली के राजा है, इन दिल्ली के राजाओं के आपसी उत्तराधिकार के झगड़े के चलते ये जो क्षत्रिय शक्तियां हैं, ये क्षत्रिय शक्तियां इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि ये जो है दिल्ली की इन शासकों को बदलने और विस्थापित करने का काम करने लग जाते हैं। और इससे होता यह है विद्यार्थियों कि जो दिल्ली की सत्ता है वह अस्थिर हो जाती है। इस अस्थिर सत्ता का फायदा जो है वह विभिन्न लोगों के द्वारा उठाया जाता है। और दूसरा जो अभी मैंने जिसका जिक्र किया था कि यूरोपीय कंपनियां भारत में जो व्यापार करने आती हैं वह स्थायी रूप से यहाँ पर बस जाती है। तो आधुनिक भारत जो है, अभी तक जो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कोर्स में पढ़ रहे थे उसमें तो सारा का सारा जो सिलेबस है वो तिथि के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हुए चलते हैं तो आप जो है उसको क्लियर जो है समझते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो सिलेबस है, ये सिलेबस जो है वह थोड़ा सा पेचीदा है। और थोड़ा सा पेचीदा इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर जो घटनाएं हैं वह घटनाएं एक दूसरे से जो है इंटर रिलेटेड है, जुड़ी हुई हैं। और उन घटनाओं के चलते जो है आपको उनके तिथि क्रम भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इनमें पहला जो है मैंने आपको बताया कि आधुनिक भारत के अंदर जैसे हम बोलते हैं मुगल काल, और इस मुगल काल का पतन ये पहली घटना है। और मुगल काल के पतन के चलते ही क्षत्रिय शक्तियों का उदय, इसे दूसरी घटना बोलते हैं। और इसी के चलते जो है वह यूरोपीय कंपनियों का आगमन और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में कंपनियां हैं पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और डेनिश, ये कंपनियां हैं जो भारत में व्यापार करने आती हैं और स्थायी रूप से यहाँ पर बस जाती है। इसी घटना के साथ में जो है दूसरी बड़ी घटना ये घटित होती है कि जो मराठा शक्तियाँ हैं आधुनिक भारत के अंदर, जो मराठा साम्राज्य हैं, इसको हम यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं। मराठा साम्राज्य, ये मराठा साम्राज्य जो शिवाजी के द्वारा जो है मजबूती से जिसे बनाया गया था, इसका विघटन हो जाता है। और विघटन होने से इन मराठों के जो पेशवा, जो प्रधानमंत्री होते थे, जिन्हें पेशवा बोला जाता था, ये एक तरीके से वजीर भी कहे जा सकते हैं, इन पेशवाओं का उत्थान होता है।
तो आधुनिक भारत के अंदर तीसरी बड़ी घटना मराठों का जो है पतन है, विघटन है, और इन मराठों के विघटन से पेशवाओं की चौथी बड़ी घटना है पेशवाओं का उत्थान। इन पेशवाओं के उत्थान में हम जो है अलग अलग पेशवाओं के नाम देखते हैं। जिनमें नाम मिलते हैं बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के बाद में बाजीराव प्रथम, इसके बाद में बाजीराव, इसके बाद में माधवराव, इसके बाद में नारायण राव, इसके बाद में रघुनाथ राव, जिसे इतिहास में राघोबा भी कहते हैं, और इसके पश्चात जो है माधव राव नारायण। तो विद्यार्थियों यह आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। मराठा साम्राज्य के अंदर मराठा शक्ति का पतन के बाद में पेशवा जो ब्राह्मण होते थे और इनके पेशवा जो प्रधानमंत्री या वजीर होते थे, इनका उत्थान है। और ये शुरुआत जो है वो 1713 से 1720 मानी गई है। इसका समय जो है वो 1720 से 1740, इसका समय 1740 से 1761 मुख्यतः आपके सिलेबस में ये है दिए गए हैं। और इसके पश्चात जो है इसका समय अंतिम 1802 तक माना जाता है। यूँ इसका समय जो है वो 1794 से मानते हैं। और ये बीच का समय जो है, क्योंकि ये तो पेशवा है और ये जो है रघुनाथ राव या राघोबा जो है इन पेशवाओं के पद को छीन लेता है, तो इससे में इसका जो समय है वह निश्चित रूप से नहीं इतिहासकार बताते हैं। इन पेशवाओं में एक पेशवा है जो जिन पर पिछले दिनों मूवी भी बनी है, बाजीराव मस्तानी, जिसमें रणवीर जो सिंह है उन्होंने भूमिका निभाई। इसका जिक्र जब करते हैं तो ये बाजीराव प्रथम है और बाजीराव प्रथम का ये समय आपको दिया गया है। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता रहा था कि आधुनिक भारत के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इसीलिए आ जाती है क्योंकि अलग अलग घटनाएं जो है वह जो है बीच बीच में एक दूसरे से जुड़ती भी चली जाती है। तो आप इनको जब तिथि के अनुसार याद नहीं कर सकते तो आप उन घटनाओं का वास्तविक जो समय है वह नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए जो है मैंने आपको इनकी तिथियां भी साथ साथ में लिखी है। तो ये तिथियां और जो घटनाएं हैं वह आगे जारी रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ में पढ़ते रहिए। धन्यवाद।